वो करना होगा, नहीं तो आपका बैंक अकाउंट जो है वो बंद हो जाएगा। और प्लेटफॉर्म कौन सा इस्तेमाल करते हैं? 2G प्लेटफॉर्म। जामताड़ा का नाम सुना होगा आपने? झारखंड का बहुत ही जामताड़ा साइबर ठगी की जो शुरुआत, जो पाठशाला जिसको हम कहते हैं जी। जिस पर एजेंसियों ने काफी काम किया, और ये अच्छी बात है कि काफी हद तक जामताड़ा पे शिकंजा कसा। 10वीं पास, 12वीं पास, आपसे आपका जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे पैसे निकलवा लेते थे। कैसे निकलवा लेते थे जी? डर से। क्या आप केवाईसी अपडेट नहीं करेंगे तो आपका बैंक बंद हो जाएगा, बैंक का अकाउंट जो है आपका बंद हो जाएगा, आपका मोबाइल नंबर बंद हो जाएगा, एटीएम कार्ड आपका बंद हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड। लेकिन जामताड़ा वाले जो थे वो कहीं ना कहीं क्रेडिट कार्ड, आपके बैंक अकाउंट और इसी टाइप की, मतलब एक तरीके से कहा जा सकता है इस टाइप की चीजों पर वो साइबर ठगी करते थे। एजेंसियों का शिकंजा कसा, कई सारी गिरफ्तारियां हुई, वहां पर पुलिस की चौकसी बढ़ी, तो धीरे धीरे वो चीजें वहां पे शांत हुई। लेकिन अब उससे हटकर आप आगे बढ़िए, अब कहां पहुंचा? पश्चिम बंगाल, ठीक है, झारखंड बंगाल के बॉर्डर हाँ, मेवात, ठीक है। भी। और ऐसे आज की डेट में आप ये कह सकते हैं ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां जो इससे अछूता है, क्योंकि इसकी जो जो एक्सपर्ट है उनका ये मानना है इसकी दो वजह है। एक तो ये लगता है कि ये इजी अर्निंग है, आसानी से लोगों को अपने झांसे में लेकर पैसा कमाया जा सकता है। और ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं लोगों के डर का, लोगों के लालच का फायदा उठाते हैं और उनसे साइबर ठगी करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बड़ी बात यह है कि ये अब देश तक सीमित नहीं रहा, अब कंबोडिया, नेपाल, चाइना, कंबोडिया सबसे बड़ा हब बन चुका है आज की डेट में साइबर ठगी का। कंबोडिया में, और किससे वो कराते हैं? भारतीय। उन्हें क्या कहा जाता है जी, चलिए आपको विदेश में नौकरी मिलेगी। लोग क्या सोचते हैं, भाई विदेश में नौकरी मिलेगी, उसका फायदा उठा के उन्हें ले जाते हैं, उन्हें प्रताड़ित भी किया जाता है, कई लोगों को लालच दिया जाता है, लोग उनके झांसे में आते हैं और वहां से अभी मैं आगे बताऊंगा कि कैसे कंबोडिया, विदेश का कॉल जो होता है वो वहां से जो साइबर ठग होते हैं फोन करते हैं, लेकिन हमारे मोबाइल में जो नंबर आते हैं वो इंडियन होते हैं। इंडियन के अलग-अलग राज्यों में हाँ, वो कैसे होता है? क्योंकि ऑब्वियसली विदेश से फोन आएगा तो चलिए ठीक है जी, आपको लगेगा कि हाँ ये साइबर ठग हो सकते हैं या आप थोड़ा सजग हो जाएंगे। लेकिन अगर देश का नंबर है तो निश्चित तौर पर आप थोड़ा उनसे बात करने लगेंगे। इसके लिए ये सिम बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये सिम बॉक्स कहाँ सेटअप किया जाता है? सिम बॉक्स सेटअप किया जाता है भारत में, अलग अलग राज्यों में। इन सिम बॉक्स के जरिए कॉल रूट होता है। जैसे ही कॉल रूट होगा, और प्लेटफॉर्म कौन सा इस्तेमाल करते हैं? 2G प्लेटफॉर्म। और लगातार IMEI नंबर जो है वो भी लगातार इनका चेंज होता रहता है, ताकि ट्रेसिंग ना कर पाए, जो एजेंसी है वो उन्हें ट्रेस ना कर जाए, लोकेशन लगातार बदलता रहे। ऐसे कर कर ये कहीं ना कहीं न सिर्फ एजेंसी से बचने का काम करते हैं, बल्कि लोगों को अपने झांसे में लेना शुरू कर देते हैं। अभी दिल्ली वाला जो केस हुआ था, बुजुर्ग दंपत्ति के साथ 14 करोड़ 85 लाख रुपए की ठगी हो गई थी, उसमें कुछ लोग पकड़े गए हैं। तो गुजरात से लेकर कई तक गिरफ्तारियां हुई हैं। उसमें भी सामने आया कि नेपाल और कंबोडिया से ऑपरेट कर रहे थे कुछ लोग, और उसमें हजारों खातों में ट्रांजैक्शन हुआ है। तो ये पूरा नेटवर्क है या कुछ कई लोगों को शेयर देते हैं, ये कुछ लोगों को लालच देके उनका बैंक अकाउंट किराए पे लेते हैं, क्या है पूरा ये सिस्टम? जी देखिए, जहां तक साउथ दिल्ली वाली इंसिडेंट की बात किया जाए, बुजुर्ग दंपत्ति जो पढ़े लिखे बाहर से विदेश NRI थे, उनके साथ जिस तरीके से ठगी हुई, निश्चित तौर पर ये लोगों के लिए एक तरीके से एक बड़ा मैसेज है, बड़ा अलार्म है कि कैसे पढ़े लिखे लोगों को भी ये अपने झांसे में ले लेते हैं। और उसके प्रति भी वहां भी अगर वजह आप देखें तो वजह क्या था? डर। अब होता क्या है, जैसा आपने कहा कि क्या ये नेटवर्क है, डिजिटल अरेस्ट के जो मामले हैं जी, डिजिटल अरेस्ट के मैक्सिमम मामले जो हैं वो कहीं ना कहीं विदेश से ऑपरेट होते हैं, यानी कंबोडिया नेटवर्क, ठीक है। हालांकि कुछ ऐसे मामले सामने आए जिसमें देश से भी इन्वॉल्वमेंट लोगों की रही है। जो 8 अरेस्टिंग रही है वो देश के अलग अलग राज्यों में रही, जिसमें वाराणसी से भी रही, मतलब यूपी से भी रहा और दूसरे राज्यों से भी रहा। और अभी इस पूरे नेटवर्क को खंगालने की कवायद जो है एजेंसी द्वारा की जा रही है।
लेकिन इसमें भी आप अगर देखिए, आपके पास भी कई बार फोन आते होंगे, मेरे पास भी कई बार जी, फोन आते हैं। मेरे पास तो एक बार ऐसा हुआ कि साइबर, जो दिल्ली पुलिस का साइबर का सबसे बड़ा यूनिट है IFSO, उसके एक अधिकारी मेरे बगल में बैठे थे और हम इसी पे बात कर रहे थे। उसी दौरान मेरे पास एक फ़ोन आता है और वो फ़ोन तुरंत कि मैं ट्राई से बोल रहा हूँ और आपका नंबर जो है थोड़ी देर में बंद हो बंद हो जाएगा। जाएगा। मैंने कहा सर देखिए फ्रॉड। तो उन्होंने लिया, वो बात करना शुरू किए। जी, जी। वैसे ही उनको समझ में आ गया कि भाई ये तो एक्सपर्ट आदमी है, उन्होंने तुरंत फ़ोन काट दिया। काट दिया। तो अब क्या करोगे, आपको भी लगेगा यार मेरे पास फोन है, मेरा फोन नंबर बंद हो जाएगा। और वो डराते कैसे हैं कि आपका आधार कार्ड जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हुआ, हाँ। या कोई जो आपके बैंक से संदिग्ध लेन देन आपका रहा है, या आतंकी गतिविधियों में। हाँ, कोई ऐसा पैकेज है जो भेजा गया है, उसमें आपका आधार कार्ड का इस्तेमाल किया गया है, आपके नंबर का इस्तेमाल किया गया है। और कई ऐसे बहाने होते हैं जिससे वो लोगों को अपने झांसे में लेते हैं और कहीं ना कहीं लोग जो है उनके झांसे में धीरे धीरे फंसते चले जाते हैं। उसके बाद डर दिखाना, तुरंत आपको वो ऐसा कर देंगे कि आपको लगेगा कि अगर मैं कुछ और किया तो सही में मैं इनके शिकंजे में फंस जाऊंगा। अच्छा, बताते क्या है कि जो पैसा आप दे रहे हो वो पैसा आपको एज इट इज मिलेगा। चूंकि इस अकाउंट पे संदेह हमें इन सब अकाउंट से, इसलिए हम सरकार के खाते में पैसा ले रहे हैं, उसे आपको एज इट इज वापस भी कर दिया जाएगा। हम आपकी मदद कर रहे हैं। अरे भाई, हमारी आप क्यों मदद कर रहे हो? सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी एजेंसी, कोई भी, इनफैक्ट एजेंसी छोड़िए, पुलिस भी अगर आपको बुलाती है तो कोई ना कोई सम्मन इशू करती जी, है। बिल्कुल। और ये सम्मन क्या होता है? फिजिकल सम्मन होता है। आपके कोई घर पे फोन, आके हाँ, वो घर पे आके। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अगर मान लीजिए आपको व्हाट्सएप पे भी सम्मन भेजा जाता है तो आपको थाने बुलाया जाएगा। जी, ऐसा नहीं कि आपको आपसे फोन डिमांड पे की जाएगी। डिजिटल वीडियो कॉल के हाँ, जरिए कोई जी, जी। डिजिटल अरेस्ट नाम की चीजें होती नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं इसमें जागरूकता की थोड़ी जागरूकता की कमी, कमी जी। रही। हालांकि लगातार इसकी कवायद की जा रही है, कोशिशें ये की जा रही है। अरे डिजिटल अरेस्ट के जरिए न जाने कितने करोड़ रुपए लोगों के साथ ठगी की गई। करीब 3,000 करोड़ के आसपास का अनुमान जो है वो हाँ। लगाया जा रहा है कि साइबर फ्रॉड के जरिए इतने अमाउंट की ठगी की गई। डिजिटल अरेस्ट में हमने देखा ज्यादातर लोग जो अपनी गाढ़ी कमाई होती है, करोड़ों करोड़ों रुपया जो है वो दे देते हैं, गवा दे रहे हैं डर की वजह से। अब डिजिटल अरेस्ट पे हम आएंगे, थोड़ा हम और पीछे चलते हैं। हमने जामताड़ा से चीजों को शुरुआत किया। हमने कहा कि साइबर ठग धीरे धीरे ट्रेंड होते गए, धीरे धीरे नए हथकंडे अपनाते रहे। अब मैं कुछ केसेस ऐसे बताऊंगा जो निश्चित तौर पर जो हमारे दर्शक हैं उनसे भी, उनके आसपास भी लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हुई होंगी। जैसे अक्सर क्या होता है कि आपका ना सोशल मीडिया पर मैसेज आता है और वो मैसेज किसका होता है? कोई आपका नोन आदमी होता है। हाँ। वो कहता है जी मेरे साथ ना इमरजेंसी आ गई है, 15,000 रुपया ट्रांसफर कर दो। और एक साथ वो कई लोगों के पास जाता है। कई लोग ट्रांसफर भी कर देते हैं। कई लोग ट्रांसफर भी कर देते हैं तुरंत। एक हमारे मित्र थे, उनसे छोटा अमाउंट बोला गया, उन्होंने भी ट्रांसफर कर दिया। भाई, अगर किसी को मदद की जरूरत है तो वो आपको फोन करेगा। अच्छा, अब ये सवाल उठता है कि भाई वो सोशल मीडिया अकाउंट उनके पास हमारा कैसे आ गया? या ऑब्वियसली अगर किसी आपके दोस्त के सोशल मीडिया अकाउंट से कोई मैसेज आएगा तो आपको तो यही लगेगा ना कि वो मेरा दोस्त है। मुझे नहीं पता चलेगा कि उन्होंने हैक किया हुआ है या हैकिंग जो है एक बड़ी समस्या है, न सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट। वे सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे केस भी देश में सामने आए हैं जिसमें आपके मोबाइल फोन को हैक कर कर आपकी गाढ़ी कमाई जो है वो साइबर ठग ले जाते हैं। एक चीज यहां पे मैं बताऊंगा, होता क्या है, अमूमन हम सभी ना सोशल मीडिया पे या फोन को ज्यादा आज की डेट में हम डिपेंडेंट हो गए हैं और इसीलिए हम लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस आते हैं उनको फॉरवर्ड कर देते हैं, देखते हैं। मैसेज जो आ रहे हैं उसको देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर उसमें कोई लिंक है तो उसे ओपन करने से पहले 100 बार सोचिए। दूसरी चीज क्या है कि कई बार क्या होता है कि मेल आता है। ये मेल क्या होता है? फिशिंग मेल होता है। इस मेल के जरिए जो साइबर ठग होते हैं, आपने मेल ओपन किया, उसमें कोई लिंक है, लिंक को आपने ओपन किया, साइबर ठग क्या करेंगे? वो आपका पूरा डेटा तुरंत चुरा लेंगे और उस डेटा से वो फिर आपके अकाउंट, आपके पैसे,
या आप यूं कहें कि सोशल मीडिया के जरिए अकाउंट तमाम तरीके से कहीं ना कहीं ठगना शुरू कर देते हैं। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि आप पे जब भी कोई मैसेज आए, जब भी कोई सोशल मीडिया पर ये कोई मैसेज आए, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आए या नॉर्मल कोई मैसेज आए और मेल आए, तो उसे ओपन करने से पहले जरूर सोचिए। एक यहाँ पर मैं कहानी बताऊंगा जो कि काफी इंटरेस्टिंग कहानी है और मुझे लगता है ये यूनिक कहानी भी है, और ये मेरे घर में हुआ है। जी जी जी। मेरे चाचा हैं, भाई बुजुर्ग हो गए ऑब्वियसली, उनके अकाउंट में 45 लाख रुपए पड़े थे। अब अमूमन लोग कहते हैं जी ऐसा है कि कोई मैसेज उसे जाए तो उसको तो ना खोलना मत, खोलना नहीं है। उसको ना हाँ, देखना मत, ठीक है ना। भाई वो भी डरे हुए थे। अब क्या हुआ कि वो बीमार चल रहे थे। बीमार जब चल रहे थे उसी दौरान उनके पास कुछ मैसेज आए, उन्होंने डर के वो मैसेज खोला ही नहीं। 2 महीने में साइबर ठग जो है वो 45 लाख रुपया उड़ा ले गए। अब यहाँ सरप्राइजिंग क्या है वे ना कोई समझिए, मैसेज आया, न कोई एक दो मैसेज आए तो उसे उन्होंने ओपन नहीं किया। ओपन नहीं किया। हाँ, यहाँ पे दो बातें हैं। ये पहला मैसेज जब आया तो वो बैंक पहुंचे और बैंक जाने के बाद उन्होंने कहा कि भाई मुझे ना मैसेज आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा किसी को ओटीपी तो शेयर नहीं किया? उन्होंने कहा नहीं जी ओटीपी नहीं शेयर किया। कहे तब निश्चिंत हो जाइए, ओटीपी मत शेयर करिएगा। उन्होंने कहा ठीक है जी। वो चले आए, उसके बाद कोई मैसेज आया तो उन्होंने इग्नोर कर दिया। अब देखो उनको डर इतना था कि वो मैसेज को भी नहीं वो खोल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, हाँ ओपन कर रहे हैं। अब धीरे धीरे करके 90,000, 1 लाख, 90,000, 1 लाख करते 1 से 2 महीने में पूरे पैसे 45 लाख रुपया साइबर ठग उड़ा ले गए। और कैसे उड़ा ले गए अब यहाँ पे समझिएगा। यूपीआई, हाँ यूपीआई उस बैंक का जिस बैंक से उनका यूपीआई एक्टिव नहीं था। ओके, यानी साइबर ठगों ने पहले अकाउंट को क्या किया? एक्टिव किया। एक्टिव करने के बाद उससे पैसे निकालना शुरू कर दिया। अब पुलिस के पास जैसे इनको 3 महीने बाद ये इनको पता चला, ये गए तो मामला दर्ज हुआ। अब पुलिस के साथ मजबूरी क्या है कि पुलिस क्या करती है, जब भी ऐसे मामले आते हैं तो वो ये देखती है कि ट्रांसफर किन किन अकाउंट में हुआ है। ट्रांसफर ज्यादातर साइबर ठग जो क्या करते हैं, म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। अब ये म्यूल अकाउंट क्या होता है? किराए का अकाउंट। किराए का अकाउंट किसका भैया? किसी रिक्शे वाले का हो गया भाई का, किसी मजदूर का हो गया भाई का। उनको थोड़ा लालच दिया, उन्होंने अपने अकाउंट जो है किराए पे दे दिए। कई बार धोखे में भी अकाउंट ले लिया जाता है। उनको भी शायद पता नहीं होता होगा कि अकाउंट हम किस पर्पस से दे रहे हैं, पैसे छोटे से अमाउंट मिल रहा है उनको। और कई बार धोखे से भी ले लिया जाता है। उन अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। अब पुलिस के पास ढेर सारे म्यूल अकाउंट का तो पता चल गया। अब लेकिन उन म्यूल अकाउंट को, अच्छा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा दर्शकों से कि जब भी कभी आपके पास साइबर ठगी हो तो आप तुरंत जो है पुलिस को और बैंक को इन्फॉर्म करें। अगर आपकी गलती नहीं है, मतलब आप ने अपना ओटीपी शेयर नहीं किया है या आपने कोई लिंक जो है वो क्लिक नहीं किया है, तो उस पैसे की जवाबदेही बैंक की होगी। वो पैसा बैंक आपको वापस करेगा। इसका भी मैं एग्जांपल बताऊंगा। लेकिन अगर आपकी गलती है तो ऑब्वियसली वो इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इस केस में भी अब पुलिस जो है सस्पेक्ट तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। लेकिन पुलिस को जो लिंक्स भी मिल रहे हैं वो, मैं जिन राज्यों की बात कर रहा हूं उन राज्यों तक लिंक जा रहे हैं। लेकिन यहां भी संदेह इस बात का हो रहा है कि जिस तरीके से यूपीआई एक्टिव किया गया बिना हमारी मर्जी के, बिना हमने उसको कोई परमिशन जानकारी के, उससे ये लगता है कि हो सकता है इस लिंक के तार भी विदेशों तक जुड़े। बट अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब मैं आता हूं उस मुद्दे पे कि अगर आपकी गलती नहीं है तो एक छोटा सा जो दिल्ली वाले केस में देखने को मिला है, जो बुजुर्ग दंपत्ति वाले, उसमें सामने हजारों अकाउंट में छोटा छोटा अमाउंट ट्रांसफर किया गया है और करीब 15 दिनों तक इनको बंधक, एक तरह से डिजिटल अरेस्ट करके रखा हुआ था। बिल्कुल, डिजिटल अरेस्ट जो साउथ दिल्ली वाला मामला था, या इससे पहले भी हम साउथ दिल्ली के एक मामले को मैंने 7 करोड़ या 8 करोड़ के करीब, हाँ उसको भी मैंने कवर किया था। एक बुजुर्ग महिला थी, उनसे मेरी काफी देर तक बात होने लगी। निश्चित तौर पर जिसका इतना बड़ा पैसा चला जाए उसके साथ क्या बीतेगी, पूरे जीवन भर की कमाई जो थी, तो वो काफी उदास थी। काफी पढ़ी लिखी और वेल एजुकेटेड महिला थी। हाँ, ये इस वाले केस में भी हमने देखा काफी उदास थी, बल्कि आंखों से आंसू भी निकलने लगे थे, क्योंकि ऑब्वियसली इतना पैसा चला जाना एक साथ।
इसमें बेसिकली जो हुआ, अब देखिए साइबर ठग कैसे, डिजिटल अरेस्ट पर ही हम चलिए आते हैं। डिजिटल अरेस्ट में साइबर ठग कैसे आपके दिमाग को कैप्चर करते हैं, इसे कैसे लगता है शरीर कोई नहीं, एक कमरे के अंदर, या मुझे ऐसा लगता है दिमाग को पूरी तरह से वो कब्जा जमा लेते हैं एक तरह से आपके पूरे दिमाग पे। और बिल्कुल, और वो आप जैसे ही इनके झांसे में आए, उधर से क्या होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाते हैं, ठीक है, हाँ, कि जी ये डॉक्यूमेंट सीबीआई का है, ये ईडी का है। और कई बार ऐसा होता है कई केसों में कि नकली वर्दीधारी, हाँ, वो बैठे होते हैं हाँ, पुलिस थाना, और पुलिस सब। आपको ये लगेगा कि अरे यार ये तो सही बात है, ठीक है ना, वो सामने जो बैठा हुआ है आदमी वो तो पुलिस का बड़ा अधिकारी है। हाँ, अब वो क्या कहते हैं कि देखिए आपका नाम, पहले डराते हैं, आपका नाम आ गया, अभी एक्शन होगा, आपके एक्शन होगा, आपके बच्चों पर एक्शन होगा, आपका सारी चीजें जो है जब्त कर ली जाएंगी। फिर उसमें से एक आदमी डराता है, हाँ, दूसरा आदमी आता है, वो कहता है कि वो सुनिए हम आपकी मदद कर सकते हैं, आप जैसा हम कह रहे हैं, सर जैसा कह रहे हैं वैसा वैसा आप करते चले जाइए तो आपकी मदद हो जाएगी। अब आदमी सोचता है कि भाई एक निश्चित तौर पे अगर कोई मेरा मदद कर रहा है तो क्यों ना हम मदद ले लें। भैया यही सोचने की जरूरत है, वो कौन सा आपका हितैषी है, वो कोई आपका रिश्तेदार नहीं, है, कोई क्या है, क्यों आपकी मदद करना मतलब वो चाह रहा है, पूरी तरह से अननोन पर्सन है वो। पूरी तरीके से अननोन पर्सन है, वो क्यों आपकी मदद करना चाह रहा है। आप सवाल पूछो, भैया अच्छा ये बताओ कि हमारा आधार कार्ड आया, ठीक है ना, हमारा आधार कार्ड जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, पहले तो वो पेपर दिखाओ, ठीक है सही, ना। हाँ, वैसा कोई पेपर, कई बार क्या करते हैं साइबर ठग, यहाँ समझिएगा डिजिटल अरेस्ट केस में, वो आपसे ही ना कुछ नंबर बताते हैं, कुछ डेटा इनके पास होता है। सबसे बड़ी चीज, अभी डेटा पे हम लास्ट में आएंगे, क्योंकि हाँ, सबसे बड़ी चीज ये है कि डेटा, हमारा डेटा जो है वो कैसे इन साइबर ये ठगों पूरा पर, खेल जो है डेटा से ही खेला जा रहा डेटा जो सबसे बड़ी चीज है। तो अब कई बार उनके पास ना कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ डेटा आपका उनके पास होता है, उस डेटा को वो दिखाते हैं, आपको लगता है कि यार ये बात तो सही कह रहा है, धीरे धीरे करके वो आपसे ही है। आपकी और सारी इंफॉर्मेशन जो है निकलवा लेते वो हैं। निकलवा लेते हैं, और फिर वो आप पर दबाव बनाना शुरू करते हैं। दबाव ऐसा कि अगर आप बाहर गए, अगर आपने किसी से किसी को बताया, कांटेक्ट किया, इतना ही नहीं, साउथ दिल्ली वाले केस में आप सोचिए कि इतना ज्यादा बुजुर्ग दंपत्ति को डरा दिया गया 15 है। दिनों तक, हाँ, 15 कि दिनों वो तक। जब बैंक में जाते हैं और बैंक में जब ट्रांसफर करने की बात अमाउंट को करते हैं, तो बैंक जो एम्प्लॉय होते हैं वो पूछते हैं कि कोई इमरजेंसी, कोई ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन उनको ये बता दिया जाता है पहले कि देखिए आप बैंक जाएंगे तो बैंक एम्प्लॉय पूछेंगे, उनके झांसे में मत आना, उनको कुछ मत बताना। हाँ। और ऐसा ही कहीं ना कहीं डिजिटल अरेस्ट के केस में होता है कि बैंक एम्प्लॉय अगर पूछते भी हैं तो इंसान जो होता है, जो इनके ठगी का शिकार रहता है, वो इतना डर जाता है कि उनको भी नहीं बताता।